तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो डाउटेड लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 11वीं है, इसका एक नया लेक्चर। आप देख रहे हैं नया चैप्टर है। नया चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं? समतल में गति। हम अब पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था सरल रेखा में गति, और आज हम पढ़ने वाले हैं समतल में गति क्या होती है। ठीक है, मतलब सरल रेखा वाला आपका पोर्शन खत्म हो गया, वो चैप्टर खत्म हो गया। अब हम समतल में पढ़ने वाले हैं, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन जिसको कहते हैं 2D। अभी तक हम 1D पढ़ रहे थे। 1D मतलब 1 डायमेंशनल, मतलब गति जो हो रही थी वो सरल रेखा में हो रही थी। जो वस्तु चल रही थी वो एक रेखा में गति कर रही थी। लेकिन अब जो हम गति देखने वाले हैं वो एक रेखा में गति नहीं होगी, अब वो समतल में गति होगी। ठीक है, रेखा से हटके समतल में चले गए, मतलब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में हम जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें क्या था कि एक ही दिशा की जरूरत पड़ती थी, चाहे एक्स में चल रहे हैं और चाहे वाई में चल रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें दो चीजें चाहिए, एक्स और वाई दोनों चाहिए। गति को बताने के लिए कि गति किस तरह से कर रही है, उसके लिए दोनों तरह की चीजें हमें बतानी होगी कि भाई वस्तु की गति एक्स में कितनी है और वाई में कितनी है, मतलब दोनों में एक साथ गति करेगी। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो पहली स्लाइड हमारा है किसी समतल में गति। ठीक है, किसी समतल में गति। तो कोई समतल मतलब होता है, आपने बना रखा होगा या आपने पढ़ रखा है। जैसे कि मैं बात करूं ये, या इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है? ये आप बोलते हैं इसको बोलते हैं निर्देशांक। ये होता है वाई अक्ष और ये होता है आपका एक्स अक्ष। ठीक है, तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। अब अगर कोई वस्तु इस तरह से गति कर रही है, इस तरह से, ये इसकी गति है, मान लो ये इसकी गति है, कोई वस्तु गति कर रही है इस तरह से, ये रेखा जो बनी हुई है, ये कर्व जो बना हुआ है, इस पर वस्तु गति कर रही है, या उसके गति को इस तरह से उसको दर्शाया गया है। तो यहां पर देखो, अब रेखा में गति नहीं है। पहले क्या होता था? पहले होता था कि वस्तु या तो ये जा रही होती थी एक्स की दिशा में सीधा, और या तो जा रही होती थी वाई की दिशा में। ठीक है, ऐसा ही होता था अभी तक जो हमने पढ़ा था। लेकिन अब क्या कर रही है? अब वस्तु इस दिशा में चल रही है, मतलब ऐसे, मतलब एक्स में भी चल रही है और वाई में भी चल रही है, दोनों में चल रही है। यहां पर अगर देखो तो y बराबर क्या है? y बराबर यहां पर इस रेखा पे देखो तो y बराबर क्या है? 1। अगर यहां पर ले ली तो y बराबर 1, और इसी तरह चलती जा रही है, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, या जितनी दूरी चल रही है उतनी दूरी तक। इसमें देखो तो x बराबर 1 अगर इसको मानू तो x बराबर 1 से चलना चालू किया और वो उसी पर चल रही है, मतलब एक दिशा में चल रही थी या दूसरे दिशा में मुड़ रही थी। अगर मुड़ भी रही थी तो कैसे मुड़ रही थी? सीधा मुड़ रही थी, ऐसे, मतलब रेखा में ही चल रही थी कुल मिला के। ठीक है, और रेखा में जब चल रही थी तो वहां पर x और y नहीं थे, वहां पर सिर्फ x या y, सिर्फ एक से ही हमें काम चल जाता था। एक से ही हम बता सकते थे कि वस्तु का विस्थापन क्या है, वस्तु का वेग क्या है। सारी चीजें हम एक ही x लेके या y लेके हम वहां पर समझा सकते थे या समझ सकते थे कि वस्तु कहां जा रही है, किस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अब हमें क्या है? दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही है, x और y दोनों की, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट हैं। तो दोनों के लिए हम देखते हैं यहां पर जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है। हाँ, तो ये देखो, ये है विस्थापन, स्थित सदिश तथा विस्थापन। तो हम पहले देखेंगे स्थित सदिश क्या होगी, उसके बाद विस्थापन क्या होगा। ठीक है, मान लो कि कोई वस्तु जो है इसमें यहां पर P बिंदु पर है। अब ये कोई P बिंदु हम मान लेते हैं, यहां है ये P बिंदु। अब ये P बिंदु है हमारे लिए। ठीक है, जब हम बोलते हैं समतल में गति तो यहां पर हम बात करेंगे सदिश की बात कर रहे हैं ना, स्थित सदिश, मतलब हम सदिश और अदिश राशियों के रूप में ही बात करेंगे। ठीक है, सदिश और अदिश। तो ज्यादातर हम बात करेंगे सदिश के रूप में। ज्यादातर जो हमें देखने को मिलेगा वो सदिश के रूप में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विस्थापन होता है यह भी सदिश राशि है, और स्थित सदिश भी हम देखेंगे क्या होता है। अब ये जो बिंदु है इसका अगर निर्देशांक लिखना है तो हम जानते हैं एक्स अक्ष का, जो हमने वेक्टर पढ़ा था सरल रेखा में गति से पहले पढ़ा था ना, वेक्टर मतलब कुछ गणित पढ़े थे, तो उसमें मैंने बताया था वेक्टर मतलब जो सदिश गणित होता है, सदिश गणित की छोटी छोटी चीजें हमने जानी थी जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं, हमने आपको बताया भी था। तो यहां से देखो, ये 0 अगर है, मूल बिंदु है, ये x है, ये y है, तो x के सापेक्ष जो एकांक सदिश होता है उसको बोलते हैं आई कैप, ऐसे ही बोलते हैं, और जो y के तरफ होता है इसको बोलते हैं जे कैप। ठीक है, ये एकांक सदिश हो गया x का और ये y का। ये तो डायरेक्शन बताते हैं, ये आई कैप जो बता रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, x का, और जे बता रहा है y अक्ष का डायरेक्शन, मतलब दिशा बता रहा है। ठीक है, ये स्थित सदिश होते हैं इसके। ठीक है, अब देखो इसकी अगर सदिश की बात करें तो मान लो कि ये बिंदु यहां से अगर देखूं तो यहां से इस तरह डॉट डॉट बढ़ाओ तो ये बिंदु मान लेता हूं मैं x1 है। ठीक है, x1 पे ये कट कर रहा है,
और इसको मैं इस तरह बढ़ा रहा हूं तो ये कट कर रहा है यहां पर y1 पर, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 कामा y1। लेकिन ये जो निर्देशांक है ये अदिश रूप है, इसमें सदिश नहीं लगा हुआ है। देखो यहां पर आई कैप भी है ना, सदिश है, मतलब x1 आई कैप है। ये क्या होगा, x1 होगा और आई कैप, ये y1 होगा और j कैप। तो यहां पर ये स्थित सदिश हो गया इसका। p का अगर स्थित सदिश बताना है तो क्या है, x1 आई कैप और y1 j कैप, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक की चीज, ठीक है। अब देखो अब हमें अगर विस्थापन बताना है कितना हुआ है इसका, स्थित सदिश को अगर दिखाना है विस्थापन के रूप में दिखाना है तो हम क्या बताएंगे, यहां से अगर मान लेते हैं कि मूल बिंदु से चलना चालू की थी वस्तु, तो ये क्या होगा, यहां से लाइन खींचेंगे डायरेक्ट और ये पहुंचेगा यहां और इसको बोलेंगे हम r। अब ये जो r है, ये जो r यहां पर मैंने लिखा, ये बता रहा है स्थित सदिश का विस्थापन। कहां से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से इसकी स्थिति कितनी है ये बता रहा है x, ठीक है। तो अगर x1 आई है तो r बराबर हम लिखेंगे यहां पर, r बराबर लिखेंगे x1 आई कैप और प्लस हो जाएगा y1 j कैप, ठीक है। तो ये हो गया r का मान, समझ में आ रहा है यहां तक, r का मान ये हो गया। r का मान मतलब p बिंदु तक की दूरी जो है यहां से स्थित सदिश जिसको हम विस्थापन बोलेंगे वो आ गया हमारे पास। ये इतना क्लियर है। देखो इससे पहले जो हम देख रहे थे ना, इससे पहले जो हम कर रहे थे वहां पर हम विस्थापन क्या देख रहे थे, सीधी लाइन देख रहे थे कि विस्थापन कितना हुआ है। तो मान लेते थे जब ऐसे चल रहा था तो मान लेते थे कि 0 चल रहा है, x1 चल रहा है, तो इसका विस्थापन कितना हुआ, x2 हुआ, या y की तरफ चल रहा है तो y1 हुआ या y2 हुआ, जितना भी हुआ उसको हम सीधा सीधा लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर हमें दिशा भी लिखना पड़ रहा है, क्योंकि O का P बिंदु के सापेक्ष स्थित कहाँ है, x1 आई कैप पर, y j कैप पर है, ठीक है। ये हो गया इसका निर्देशांक, कहाँ पर ये रखा हुआ है, कहाँ पर ये वस्तु है, और उसकी दूरी कहाँ से है, मूल बिंदु से कितनी है, ये आगे। तो ये विस्थापन हो गया। अगर वस्तु यहां से चल के यहां गई है, या इस वस्तु का इस बिंदु के सापेक्ष अगर विस्थापन देखें तो ये r आएगा और r बराबर ये आएगा। या इसको हम बोल सकते हैं स्थित बिंदु के या स्थित सदिश की r जो दूरी है वो दिखा सकते हैं कि r दूरी जो है वो क्या है। तो दूरी, हालांकि दूरी में क्या होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि होती है। लेकिन यहां पर जो विस्थापन है, विस्थापन क्या है यहाँ पर, सदिश राशि है, इसलिए हम दिशा के साथ ही इसको दिखाएंगे। जो दिशा के साथ जो दिखा रहे हैं ये क्या है, ये विस्थापन को, ठीक है। इस बिंदु के स्थित सदिश का विस्थापन बता रहा है r बराबर x1 आई कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है यहां तक, ओके। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे वेग और त्वरण के बारे में। वेग एवं त्वरण, वेग एवं त्वरण क्या क्या होते हैं। वेग हमने देखा था, वेग बराबर क्या होता है हम जानते हैं, वेग v बराबर क्या होता था, वेग होता था डेल x बटा हो जाता है डेल t के, यही लिखा था मैंने, या हमने इसको लिखा था dx बटा dt के, ठीक है। तो उसका रीजन है कब कैसे लिखते हैं, ये ज्यादातर यही यूज होता है। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो ये तात्क्षणिक वेग के रूप में इसको हम जानते हैं। हालांकि देखेंगे अभी किस तरह से होता है, निकालते हैं। तो हम सदिश के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, सदिश के लिए, समतल में जब गति कर रहा है। तो जब समतल में गति कर रही है बस, तो फिर से हमें एक चित्र बनाना होगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक चित्र है, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। इधर है आई कैप और इधर है ऊपर की तरफ j कैप। समझ में आई बात यहां तक। अब देखो फिर से हम वही सारी चीज करेंगे। यहां से क्या करेंगे, हम मान लेते हैं दो तरह के सदिश ले लो। ऊपर हमने देखा था कि r हमने लिया था। अब यहां पर मान लो कि एक कोई विस्थापन ये है, इसको हम r बोल देते हैं, और एक कोई विस्थापन ये है, इसको हम r डैश बोल देते हैं। अब r डैश यहां पर देखो तो r से बड़ा है, यहां पर देखो r डैश का विस्थापन ज्यादा है किससे, r से। ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो अगर मुझे ये निकालना हो, ये निकालना हो, वस्तु मान लो यहां से यहां तक की गति कर रही, इस दिशा में कर रही है गति, ये हो जाएगा आपका, वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, ये मान लो P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ठीक है। वस्तु जा रही है P बिंदु से Q बिंदु पर, पहले से P बिंदु पर वस्तु रखी हुई थी, पहले से P बिंदु पर वस्तु रखी हुई थी। P बिंदु का हमने बताया था क्या था कोऑर्डिनेट, P बिंदु का कोऑर्डिनेट था हमारा x1 y1, ठीक है, आई कैप और j कैप के साथ। और इसका हम मान लेते हैं ये है x2 y2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर हम मानेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर मानेंगे, नहीं तो y2 नहीं आएगा ये, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बनाना पड़ेगा, नहीं तो y2
नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा ये x1 या r1 r था, और ये वाला मान लेते हैं r डैश यहाँ है कहीं, तो मतलब ये ऊपर होना चाहिए। अगर ये y1 है हमारा तो ये आ जाएगा हमारा y2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये आ जाएगी y2। ठीक है, ये y2 आ गई, ये आ गया हमारा x1 और ये आ गया हमारा यहाँ तक x2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका हो गया r डैश का क्या हो गया x2 y2, और ये हमारा Q बिंदु है। अब वस्तु जा रही है P से Q पर। वस्तु कहां जा रही है? वस्तु जा रही है P से Q पर। तो वस्तु को ले जाते हैं P से Q पर। वस्तु यहां से गई यहां पर, ठीक है, P से Q पर जा रही है वस्तु। अब अगर हमें इसका विस्थापन लिखना है तो विस्थापन क्या लिखेंगे हम? देखो इसका विस्थापन अगर हमें लिखना है A से यहां P से Q तक में वस्तु ने विस्थापन कितना किया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो डेल R होगा, इसको हम मान लेते हैं डेल R, छोटा सा विस्थापन है, इसको हम डेल R मान लेते हैं। अब ये जो डेल आर है, डेल आर बराबर अगर मैं लिखूं तो ये है आर डैश माइनस आर के, यही होगा सदिश के साथ। देखो यही होगा इसका विस्थापन, डेल आर, आर डैश में से अगर इसको घटा देंगे, क्योंकि आर डैश बड़ा है ये छोटा है, घटा देंगे तो हमारा ये निकल आएगा जो कि पी से क्यू तक की वस्तु का विस्थापन है। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो हो गया विस्थापन। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस वस्तु का वेग, यहां से पी से क्यू तक में। P से जब Q तक जा रही है वस्तु, इसका वेग क्या है ये हमें निकालना है। तो वेग कैसे निकालेंगे? वेग V बराबर होता है, क्या होता है? डेल R, क्योंकि यहां पर R है विस्थापन, तो डेल R मैं लिखूंगा, और डेल R बटे क्या लिखूंगा? डेल R बटे लिखूंगा डेल T, डेल R बटे डेल T, डेल R बटे डेल T। अब यहां पर देखो डेल R बटे डेल T जो मैं लिख रहा हूं, इसको डेल R बराबर क्या है? डेल R बराबर है R डैश माइनस R, और बटे में लिख सकता हूं डेल टी। अगर इसको मैं यहां पर x1 x2 जो लिया हूं, अगर इस इधर मैं समय मान लूं, क्योंकि मैं विस्थापन निकाल रहा हूं, अगर इस दिशा में समय मान लूं तो यह क्या होगा? t1 होगा, और ये क्या होगा? t2 होगा। तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, और यहां से यहां तक को हम मान लेते हैं पूरा टाइम जो t2 माइनस t1 है ये t के बराबर है। किसके बराबर है? t के बराबर है। तो t के बराबर है तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1, या इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं? इसको हटा के लिख सकते हैं यहां पर डायरेक्ट t, इसको हटा के डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? यहां पर t लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका वेग। ठीक है, ये वेग आ गया, बता रहा है कि r डैश से r1 जो है, या r डैश और r1 के बीच में जो डेल r विस्थापन हुआ है उसमें वेग क्या है वस्तु का, ये आ गया। और वेग यहां पर क्या है? सदिश है। वेग यहां पर क्या है? सदिश है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा वेग। अब अगर हमें लिखना है तात्क्षणिक वेग क्या होगा? ठीक है, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग जिसको हम v बोल रहे हैं यहां पर, या इसको हम v ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो v बराबर अगर निकालूं मैं तात्क्षणिक वेग को, तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होता है? लिमिट लग जाती है, और ये डेल टी जो होता है इतना छोटा होता है कि जीरो के बराबर होता है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जीरो के बहुत नजदीक। इतना थोड़ा टाइम में हम देख रहे हैं वेग कि जीरो के बराबर ही है समय। ठीक है, जीरो से मतलब थोड़ा सा, एकदम जीरो के नजदीक समझ लो। तो 0.01 या 0.001 मतलब इतने सेकंड में, या 0.1 सेकंड में देख लो। ठीक है, तो ये हो गया, और ये होता है डेल आर, और बटे हो जाएगा डेल टी के। और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, तात्क्षणिक वेग का हो गया सूत्र आपका, तात्क्षणिक वेग का सूत्र हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं डी आर, और बटे हो जाता है ये डी टी के। ये क्या बन जाता है? डी आर बटा डी टी के। तो आपका ये आ गया वेग का सूत्र। ठीक है, किसके लिए आ गया ये सूत्र? ये आ गया आपका समतल के लिए। समतल का सूत्र क्या होगा? ये आ गया सूत्र आपका। तो ये वेग हो गया। अब अगर हमें इसका वेलोसिटी, अब देखो वेग तो हो गया ये डेल आर। अब अगर लेकिन इसका कंपोनेंट लिखना है, देखो क्योंकि यहां पर देखो तो x और y दोनों में है, मैंने बताया कि x और y दोनों तरफ ये गति कर रहा है। देखो x में भी है इसका कुछ ना कुछ, और y में भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, मतलब दोनों अक्ष से कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी, या दोनों का कह सकते हैं विस्थापन, दोनों में है। इसका x में भी है और y में भी है। इसलिए इसका अगर लिखना हो, हमें वेग लिखना हो, तो वेग जो होगा, अगर v बराबर मैं लिखूं तो v बराबर मैं लिखूंगा v x i कैप
और प्लस हो जाएगा वी वाई जे कैप। अब जो वी एक्स आई कैप मतलब वी एक्स, एक्स में कितना वेग है वी एक्स, और वाई में कितना है वाई अक्ष में कितना इसका वेग है वस्तु का वी वाई। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर मैं ये मान के चल रहा हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर देखो Vx, अगर Vx का मान लिखना है तो Vx बराबर क्या हो जाएगा, अगर V बराबर है dx बटा dt, dr बटा dt, तो r बराबर मैंने क्या बताया था, r बराबर मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, r बराबर मैंने लिखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही लिखा था मैं, यही लिखा था, मतलब x और y दोनों का कंपोनेंट है। तो यहां मैं अगर लिखना हो Vx लिखना हो तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा dx और बटा हो जाएगा dt के, x कंपोनेंट सिर्फ ले रहा हूं, ये x कंपोनेंट आ गया dx बटा dt के। और अगर हमें vy लिखना हो, vy अगर मैं लिखूं तो vy क्या आ जाएगा, vy आ जाएगा हमारा dy और बटे आ जाएगा dt के, मतलब y की तरफ कितना इसका कंपोनेंट है और z की तरफ x की तरफ कितना कंपोनेंट है, दोनों में हमने देख लिया। ठीक है, तो ये v बराबर हो गया और ये आ गया v बराबर dx बटे dt, x में कितना है इसका वेग और y में इसका कितना वेग है dy बटा dt। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके। अब देखो त्वरण पे चलते हैं, त्वरण क्या है यहां पर अगर मुझे लिखना है त्वरण क्या है, त्वरण जो कि a के साथ हम लिखते हैं और ये भी सदिश होता है। तो त्वरण हम जानते हैं क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, a बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। अब वेग परिवर्तन की दर मतलब हमने लिखा था a बराबर v बटा टी, या इसको हमने लिखा था dv बटा dt। अगर थोड़े समय में थोड़ा सा वेग परिवर्तित हो रहा है तो a जो है त्वरण क्या होगा dv बटा dt होगा। इतना पता है आपको, इतना हमने देखा था सरल रेखा गति में भी हमने इसको देख रखा था। लेकिन अब सदिश रूप में हमें देखना है कि भाई जब दोनों में x और y दोनों में गति कर रहा है तो क्या होगा। तो ये कोई v है ना यहाँ पर, और v बराबर ऊपर क्या है लिखा है vxi प्लस vyj, तो यहाँ पर वही लिख देंगे हम। यहाँ पर इस सूत्र में हम लिख देंगे a बराबर ये आ जाएगा आपका, v का मान रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा d बटा dt, और v का मान आ गया आपका vxi कैप प्लस vyj कैप, ये हो जाएगा vxi कैप प्लस हो जाएगा vyj कैप, मतलब कि x और y दोनों का हमने v लिख दिया। ठीक है, समझ में आया यहां तक, vx और vy दोनों लिख दिया। अब जब ये लिख दिया तो इसको हम क्या करेंगे, a बराबर हम इसको लिख सकते हैं, इसी समीकरण को मैं लिखना चाहूं, अगर ये a सदिश है, ठीक है, यहां पर a सदिश है तो v सदिश होगा। तो a बराबर मैं लिख रहा हूं तो d बाई डी टी का गुणा करो x के साथ, तो आ जाएगा d बाई या dvx बटा हो जाएगा dt i कैप और प्लस हो जाएगा dvy बटा dt और ये हो जाएगा j कैप के। ठीक है, तो ये हो गया सदिश रूप में त्वरण, मतलब ये बता रहा है कि x की दिशा में कितना त्वरण है, x की दिशा में ये त्वरण है, y की दिशा में ये त्वरण है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं a बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ax। ठीक है, इसको मैं ax लिख सकता हूं, या इसमें अगर सदिश नहीं लगाना चाहता तो सदिश ना लगा के इसमें मैं इस सदिश लगा देता हूं जो कि हो जाएगा i कैप। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहां पर ay और ये हो जाएगा j कैप के। तो ये देखो सदिश रूप में आपका जो त्वरण है वो निकल के आ गया। ठीक है, सदिश रूप में हमने त्वरण भी देख लिया, सदिश रूप में हमने वेग भी देख लिया कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, दोनों चीजें हमने समझ ली। अगर इसमें कुछ ग्राफ की मैं बात करूं तो देखो एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूं, छोटा सा फिर से ग्राफ बनाऊंगा एक। यहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं मैं आपको, मान लो कि कोई वस्तु इस तरह से गति कर रही है, ये इस तरह से जा रही है। अब कोई वस्तु का अगर ये गति है और अगर ये वेलोसिटी वेग इधर है और ये समय दे रखा है t इधर इस एक्सिस पर, मतलब x की तरफ t है और y की तरफ v दे रखा है आपको, तो यहाँ पर अगर हमें लिखना हो इसका त्वरण, मान लो कि यहाँ पर इसका वेग देखना है, इस पर इस बिंदु पर अगर इसका वेग देखना है तो वेग देखो ये सीधी लाइन जा रही है, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। तो देखो ये सीधी लाइन जा रही है, ये वाली ये लाइन सीधी है। तो यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा हम खींचें, स्पर्श रेखा खींचो यहाँ पर इस बिंदु पर, ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है,
तो किसी कर्व पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, इस बिंदु पर अगर मैं खींचूं तो ये हो गया स्पर्श रेखा, यहां से इस बिंदु पर जहां पर ये टच करके निकल रही है। स्पर्श रेखा खासियत ये होती है कि वो एक ही बिंदु को टच करती है, तो एक बिंदु को टच करके निकल रही है, इस बिंदु को यहां पर, ये यहां पर निकल रही है। तो इसकी दिशा जो होगी, स्पर्श रेखा की जो दिशा है, इसकी दिशा में वेग है, मतलब वेग जो है यहां पर वस्तु का इस दिशा में, यहां पर वेग इस दिशा में। अब जब वेग इस दिशा में हो गया तो इसके दो कंपोनेंट बोल रहा हूं मैं कि यहां पर x में भी है, इसका y में भी है, ये y है और ये x एक्सिस है। तो x और y दोनों में ये चल रही है। कैसे चल रही है भाई? ये तो ऐसे जा रही है, तो दिख नहीं रहा है कैसे जा रही है। वेग इसका y में कहां है और z में कहां है, y में कहां है और x में क्या है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, इसके दो घटक बनेंगे। दो घटक कौन कौन से? x की तरफ एक बनेगा और एक बनेगा y की तरफ। तो यहां से इसका जो अगर v ये है तो इसके ऊपर की तरफ देखो y के समांतर एक लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ और इसको बोलेंगे वी वाई। ये क्या है? ये है वी वाई। और x के समांतर एक लाइन खींचेंगे, ये x के समांतर एक लाइन, और ये होगा वी एक्स। तो अगर मैं इसको यहां पर बनाऊं तो कुछ इस तरह से है। ये देखो, ये है वी एक्स और ये है वी वाई, और ये जा रही है वस्तु कुछ इस तरह, इस दिशा में, कुछ इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक वेग तो है ही, ये वेग जो है, इस वेग का दो कंपोनेंट, दो घटक बन रहे हैं, वी एक्स और वी वाई। एक्स के सापेक्ष उसका वेग क्या है और वाई के सापेक्ष, मतलब दोनों तरफ उसका वेग है। अगर दोनों तरफ वेग ना होता तो क्या होता? देखो, इस बिंदु के बाद हम देख रहे हैं कि इस दिशा में इसको बढ़ना चाहिए था, वेग इस दिशा में बता रहा है, इस नीली वाली रेखा में बता रहा है, लेकिन ये जा रहा है वस्तु ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि इस बिंदु पर वी वाई का मान जो है, वी वाई का मान बड़ा हो गया है वी एक्स से, और इसीलिए ये जो वस्तु है ये एक्स में न जाके किधर जा रही है? वाई की तरफ बढ़ रही है। देखो, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दी, मतलब कि वी वाई का मान यहां पर बड़ा है किससे? वी एक्स से। समझ में आ गई बात? और ये कोण होता है, ये जो कोण होता है ये थीटा होता है। ये जो कोण बनता है इसको थीटा बोलते हैं। इसका भी मान निकाल सकते हैं हम। इसका मान अगर निकालें तो अगर दिशा बतानी है y की दिशा हमें अगर v की दिशा बतानी है कि v की दिशा क्या है, तो दिशा कैसे बताएंगे? v की दिशा हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है, यहां पर देखो, यहां पर क्या बन जाएगा? इसको ऐसे बनाओ, यहां पर एक त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बना। इसमें देखो क्या है, अगर ये त्रिभुज में इसको देखें तो ये क्या है? यहां से यहां तक अगर देखना है तो ये वी वाई ही तो है, इधर वी वाई है तो इसको वी वाई मानेंगे। तो इधर वी वाई, इधर वी एक्स, ये क्या है? हमें निकालना है ये थीटा। थीटा निकालना है तो क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? वी वाई। लंब क्या है हमारा? वी वाई। और आधार क्या है? वी एक्स। आधार क्या है हमारा? वी एक्स के बराबर। तो ये आ गया tan थीटा, और ये हो गई दिशा। अगर आपसे पूछा कि दिशा बताओ, कि वेग का दिशा बताओ कि वेग किस दिशा में है वस्तु का, तो वेग का दिशा हम यहां से निकालते हैं, tan थीटा बराबर वी वाई बटा वी एक्स से। अब यहां पर अगर थीटा बराबर लिखना हो तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। थीटा बराबर हो जाएगा tan हो जाएगा इनवर्स, और ये हो जाएगा वी वाई, और बटे में आ जाएगा वी एक्स के। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, यहां तक का ये हो गया। थीटा का मान निकल गया, मतलब दिशा हमने पता कर ली कि भाई जो वेग है वस्तु का वो किस दिशा में जा रहा है, यहां से हमें पता चल गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। अब देखो यहां पर इससे पहले हमने देखा था एक समान त्वरण से गति, लेकिन हमने समतल में नहीं देखा था। हमने कहां पर देखा था? सरल रेखा में। सरल रेखा में हमने देखा था एक समान त्वरण का गति जो होता है या हुआ था, या जो हमने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा था हमने? पहला जो हमने ग्राफ बनाया था, क्या बनाया था हमने? ग्राफ ये था कि अगर ये मान लो समय है और ये मान लो वेग है, तो एक समान त्वरण क्या था? एक समान त्वरण से गति, मतलब ये एक समान त्वरण से गति ये बढ़ रही है। एक समान त्वरण से मतलब a बराबर जो भी है ये नियत है, मतलब कांस्टेंट है। और अगर त्वरण जीरो हमें बताना है तो त्वरण जीरो क्या होता है? ये देखो, यहां पर a बराबर क्या है? जीरो है। मतलब इसका अगर वेग यहां पर u था तो u मतलब एक रेखा में, यहां पर देखो एक रेखा में सब चीज चल रही है, इस रेखा में चल रही है, मत त्वरण को कांस्टेंट हमने मान लिया था। और यहां पर जब हमने ये लाइन बनाई थी तो यहां पर y और x दोनों का हमने कंपोनेंट नहीं लिया था, सिर्फ एक का मान के हम चले थे। ठीक है, एक से ही हमारा काम चल जाता। लेकिन यहां पर a बराबर जीरो इसमें है, ये नियत हो गया यहां पर त्वरण। यहां पर वेग नियत है, यहां पर क्या है? वेग नियत है, वेग नियत है। और इसमें क्या है? इसमें त्वरण नियत है। ठीक है,
ये नियत हो गया क्या, त्वरण। तो त्वरण नियत है यहाँ पर और यहाँ पर वेग नियत है। यहाँ पर त्वरण 0 है, यहाँ पर वेग 0 नहीं है और त्वरण भी 0 नहीं है, यहाँ पर वेग बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेग यहां पर बढ़ रहा है क्योंकि त्वरण कांस्टेंट है। जैसे कि हम उदाहरण एक लेते हैं, उदाहरण क्या था कि मान लो कि वस्तु का प्रारंभिक वेग, यहां पर वस्तु का प्रारंभिक त्वरण हम मान लेते हैं a बराबर दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब इसका मतलब क्या है, त्वरण का पहले तो मतलब समझो। अगर मैं बोल रहा हूं 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, या इसी को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2 मीटर प्रति सेकंड और प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड का प्रति सेकंड, मतलब इसका वेग जो है, ये त्वरण बोल रहा है क्योंकि क्या बोलता है त्वरण, वेग परिवर्तन की दर, मतलब कि हर सेकंड में ये 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ा देगा वस्तु का। अगर पहले सेकंड में वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, इस रेट से बढ़ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 2 मीटर और बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा इसका वेग, तीसरे सेकंड में हो जाएगा इसका 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वेग जो है यहां पर बढ़ रहा है लेकिन त्वरण यहां पर कांस्टेंट है। त्वरण यहां पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन यहां पर जो वेग है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि त्वरण है, त्वरण है, त्वरित गति है। तो इसको कहते हैं एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वेग एक समान है। जब वेग एक समान होगा तो त्वरण 0 होगा, इतना समझ लेना है हमें पहले, उसके बाद हम समझेंगे समतल में किस तरह होता है, ठीक है। और जब त्वरण कांस्टेंट होता है, त्वरण नियत होता है, तो वेग बढ़ रहा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़े, ठीक है। अब समतल के लिए हमें देखना है भाई, समतल में एक समान गति को हम कैसे देख पाएंगे, समतल में किस तरह से हम देख सकते हैं कि गति हो रही है। तो देखो समतल के लिए बना लेते हैं यहां पर एक चित्र। समतल के लिए चित्र देखो, ये हो गया हमारा y की तरफ, y हो गया, y की तरफ क्या है, j कैप है, पहले से पता है हमें, और ये हो गया x और इसके तरफ क्या है, i कैप, ठीक है। स्थित सदिश जो है इसका y कैप, i कैप और इसका j कैप। अब इसमें हम मान लेते हैं इधर क्या है हमारा समय है जो कि t है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक समान त्वरण से गति देखना है, मतलब वेग देखना है। और इधर हो गया v, इधर क्या हो गया v, मतलब वेग, ऊपर की तरफ वेग है, इधर की तरफ समय है, ठीक है। अब कोई वस्तु, फिर से उदाहरण लो, कोई वस्तु मान लो, या स्थित सदिश के रूप में देखते हैं, कोई 2 बिंदु ले लो, यहां पर एक बिंदु है और एक यहां पर बिंदु है, ठीक है। एक का ये दूरी यहां तक हम मान लेते हैं क्या है, ये r1 या r है, और दूसरे की मान लेते हैं कितना है, दूसरे की मान लेते हैं यहां पर, ये बिंदु यहां है मान लो, तो ये हो गया हमारा r डैश, ये क्या हो गया r डैश का। तो फिर से हम अगर इसकी दूरी निकाल लें, मान लो ये p बिंदु है और ये q बिंदु है, फिर से तो P से Q तक को अगर देखें, यहां से यहां तक जा रही है वस्तु, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r डैश माइनस r के, जो कि बराबर है डेल r के, ठीक है, बराबर है किसके, डेल r के। और ये सभी सदिश हैं, स्थित सदिश है, डेल r, ये सभी सदिश हैं, ठीक है, ये हमें मान के चलना है। अब अगर इसको हमें निकालना है, इसका वेग बताओ यहां से यहां तक में, क्योंकि वेग देखो परिवर्तित हो रहा है। वेग पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या है, वेग इस सामने है, और यहां पर वेग बढ़ करके इस सामने आ गया, तो यहां पर वेग कुछ और होगा, इसको मान लेते हैं v1, यहां पर मान लेते हैं v, यहां पर v2 मान लेते हैं, और यहां पर मान लेते हैं v1। तो v1 से वेग हो रहा है v2, और इसको समय के एक्सिस में देखें तो समय क्या है यहां पर t1, और यहां पर समय क्या हो गया t2। तो t1 से t2 तक में इसका वेग परिवर्तित हुआ v1 से v2। तो इसका त्वरण अगर देखें, त्वरण हम मान के चल रहे हैं एक समान है। त्वरण हमने क्या माना है, त्वरण यहां पर, त्वरण जो है त्वरण नियत है, ठीक है। त्वरण यहां पर हम नियत लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो ये ग्राफ हमने लिया था, नियत लिया था, तो हम वहां पर भी मान के चल रहे हैं कि त्वरण यहां पर नियत है। त्वरण यहां पर कांस्टेंट कर दिया, मतलब a बराबर जो हो गया वो कांस्टेंट, मतलब नियत कर दिया। सिर्फ और सिर्फ वेग में परिवर्तन होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर त्वरण बढ़ रहा है। देखो त्वरण बढ़ रहा था, त्वरण कांस्टेंट था, त्वरण तो एक बराबर था, लेकिन वेग बढ़ता चला जा रहा था। तो यहां पर भी क्या होगा, त्वरण नियत है लेकिन वेग बढ़ता चला जाएगा। तो एक समान त्वरण गति जब समतल में देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, ठीक है। और इसको अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ या इसका हमें इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिखना है, मतलब अगर हमें देखना है कि किस तरह से हो रहा है, तो सारी चीजें जो अभी पिछले स्लाइड में बताई वही फिर से चीजें लिखनी होंगी। a बराबर वही से निकलेगा, क्या निकला था, a बराबर
ए बराबर हमारा आया था कि भाई ए जो होगा अगर एक समान त्वरण है तो ए बराबर क्या है यहाँ पर ए एक्स है आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ये सभी के सभी क्या है नियत है, नियत है मतलब कि ए एक्स का मान नियत है, मतलब x की तरफ जो इसका त्वरण है वो नियत है, जितना है पहले से उतना ही है, और ए वाई भी जो है ये भी क्या है नियत है, ये भी क्या है नियत है, मतलब x और y दोनों में जब मान इसका नियत होगा तभी हम त्वरण नियत बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या था, इस वाले में सिर्फ a था, यहाँ पर क्या है ए एक्स और ए वाई है, क्योंकि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ये लिख रहा हूँ मैं त्वरण। ठीक है, और सदिश रूप में लिख रहा हूँ, और इसका मान अगर बोलूँ तो इस तरह भी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ए एक्स ए वाई नियत है, लेकिन यहाँ पर जो ए है जो v है वो नियत नहीं है, मतलब यहाँ पर ए एक्स बराबर जो होता है डी वी एक्स बटा डी टी और इंटू आई कैप, जो ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये नियत नहीं है, त्वरण नियत यहाँ पर है, लेकिन वेग जो है बढ़ रहा है क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है। देखो v बराबर अगर निकालना डी वी बटा डी टी, यहाँ तो आ जाएगा, इसको गुणा कर दो इधर तो ये हो जाएगा डी वी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स और हो जाएगा डी टी के, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, v बराबर निकालेंगे तो ए गुणे टी आ जाएगा, v बराबर ए इंटू टी आ जाएगा जो कि बढ़ रहा है। ठीक है, ए तो नियत है लेकिन समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो समय का कुछ ना कुछ गुणा होगा, और ए कांस्टेंट हो गया। अगर इसको मान लो कि ये 3 है लेकिन समय तो बढ़ता चला जाएगा ना, समय बराबर पहले 1 सेकंड होगा फिर 2 सेकंड होगा तो गुणा होता चला जाएगा ये और बढ़ता चला जाएगा। तो भाई जितने बार गुणा होगा उतना बार उसका टाइम उसका वेग जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समय के सापेक्ष वेग बढ़ रहा है, त्वरण नियत है। समझ में आ रही है बात इतना? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। दो विमाओं में मतलब वही 2D, मतलब समतल में जो कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें आपेक्षिक वेग किस तरह देखेंगे। सरल रेखा में हम जब चल रही थी वस्तु तो उसमें आपेक्षिक वेग क्या देखा था कि अगर मान लो कि कोई वस्तु A जो है ये A वस्तु जा रही है इस दिशा में, ठीक है, मान लो ये जा रही है v1 वेग से, और कोई वस्तु B जो है ये भी जा रही है, B जो है ये भी जा रही है v2 वेग से आगे की तरफ, और यहाँ पर हमें पता है कि v1 जो है बड़ा है v2 से, v1 अगर बड़ा है v2 से तो आपेक्षिक वेग अगर लिखना है दोनों वस्तुओं का मतलब vab लिखना है, b का वेग लिखना है a के सापेक्ष, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे vb माइनस va, यही होता है। इसको अगर मॉड में ले लो तो इसका मान जो है धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका आपेक्षिक वेग, एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक वेग क्या है इस तरह से हम देख सकते हैं। या इसको हमें vba लिखना है, vba लिखना है तो इसको हम लिखते हैं va और माइनस हो जाता है vb के। ठीक है, इसको भी हम मॉड में ले लेते हैं ताकि इसका मान जो है धनात्मक है, सिर्फ परिमाण से मतलब है दिशा से नहीं। तो यहाँ पर इस तरह है। अब यही क्या हो अगर ये वस्तु इधर चलनी चालू कर दे, मान लो ये वस्तु यहाँ से हट गई और ये b जो है इधर जा रही है, अब ये जो b है अब v2 से इधर जा रही है, और जब एक दूसरे के विपरीत, देखो सेम दिशा में चल रही थी तो माइनस हो रहा था, ठीक है, और जब एक दिशा में विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, vab अगर मुझे लिखना है a का b के सापेक्ष अगर त्वरण लिखना है तो मतलब वेग लिखना है, आपेक्षिक वेग लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा va और प्लस आ जाएगा vb के। ठीक है, va और हो जाएगा vb के तो जुड़ जाएगा। अगर vba लिखेंगे तब भी यही होगा, vb प्लस va हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हमने देख रखी हैं। किसमें देखा है, ये जब सरल रेखा में गति कर रही थी वस्तु। अब यहां पर वस्तु थोड़ा सा गति कर रही है, किसमें, वस्तु गति कर रही है यहां समतल में। भाई दो विमा में गति कर रही है मतलब समतल में गति कर रही है, तो आपेक्षिक वेग क्या होगा पूछ रहा है। समतल में गति करते हुए अगर आपेक्षिक वेग निकालना है तो इसको हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या होगा, अभी तक ये समतल में चल रहा था, एक रेखा की हम बात कर रहे थे, देखो एक रेखा में चल रहा है, एक रेखा में ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब समतल की गति की बात आता है तो समतल के लिए हमें क्या बनाना होता है, एक चित्र बनाना होगा, एक पहली बात तो हमें समतल बनाना होगा। समतल बना लेते हैं, ये हो गया समतल, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ये x हो गया। अब ये वेग है यहाँ पर तो इधर क्या मानना होगा, वेग मानना होगा, इधर हमें मानना होगा समय है t। ठीक है, आई कैप जे कैप फिर से यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर आई कैप है, फिर से वही सारी चीजें, फिर से वही उसी तरह से दो स्थित सदिश बनाने होंगे हमें, यहाँ पर दो स्थित सदिश, और इसका निकालना होगा, ये p बिंदु है, ये q बिंदु है, फिर से वही चीज,
और यहाँ से इसकी गति निकाल रहे हैं, पी से क्यू पर जा रही है वस्तु कहाँ से जा रही है, पी से क्यू पे जा रही है। दोनों बिंदुओं का स्थित सदिश ये आर है और ये आर डैश है इसका स्थित सदिश, ठीक है, आर डैश है या R1 डैश जो भी मान लो आप, और इसको निकालना है तो ये डेल आर आ जाता है आपका, डेल आर आता है, डेल आर, ठीक है। तो डेल आर आ गया कहाँ से, पी से क्यू पर। अब जब ये निकालना है हमें तो यहाँ पर देखो ये जा रही है, अब एक मान लो कि एक वस्तु और है, एक और वस्तु है जो कि यहाँ पे आ रही है। अब इसके लिए तीसरा बिंदु हमें मान है, मान लो इस तरह से, अब इसको मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ है, ये अब ये आ रही है इधर, ये आ रही है इधर, यहाँ पर कोई बिंदु है मान लो पी क्यू, यहाँ पर आर बिंदु है, ये बड़ा आर बिंदु से वस्तु जो है विपरीत दिशा में आ रही है। अब यहाँ पर एक समान दिशा नहीं है, यहाँ पर एक सीधी लाइन नहीं है, यहाँ पर एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, मतलब इनके बीच में कुछ कोण आ जाता है। जब कोण आ जाता है तो उसके साथ कैसे करेंगे, ज़्यादातर मुझे समझ में आ रहा है कि जब इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तो मुझे लगता है ज़्यादा ईजी होगा आपको समझने के लिए। सारी चीज़ें वही है, फॉर्मूला यही होगा, VA माइनस VB करेंगे, लेकिन जब कोण बन जाता है ना, ये जो कोण आ जाता है थीटा, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर जब दिक्कत आती है तो कोण के साथ ही आती है जब आपेक्षिक वेग निकाल रहे हैं। अब मान लो कि कोई वस्तु इस तरह चल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और कोई वस्तु इसके तरफ आ रही है। अब आपेक्षिक वेग निकाल के बताओ, ये V1 है और ये V2 है, ये V2 है। अब आपेक्षिक वेग निकाल के बताओ इसमें क्या है, इन दोनों के सापेक्ष आपेक्षिक वेग बता दो। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि इस तरफ जब होता है, जब कोण 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये सब मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि जब 90 डिग्री का कोण होता है तो क्या होता है, किस तरह से होती है चीजें। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही समझ रखना है, सूत्र यही लगेगा, सूत्र यही है, बस इसमें सदिश हो जाएगा, सभी सदिश हो जाएंगे यहाँ पर, और सदिश के साथ ही निकालेंगे। यहाँ पर इसकी दिशा हो जाती है आर डैश और R1, इसको मान लेते हैं R2 डैश मान लेंगे, और R1 डैश R2 डैश यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये वाला जो आएगा डेल आर डैश, डेल R1 डैश मान लो इसको, क्योंकि डेल आर पहले से मान रखा है। तो डेल आर डैश अगर इसको मैं मानूं तो डेल आर डैश क्या आ जाएगा, डेल आर डैश आ जाएगा हमारा, डेल आर डैश आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा R2 और माइनस हो जाएगा क्या है ये R, तो यह हो जाएगा R2 डैश माइनस R के। तो इस तरह से स्थित सदिश निकाल के और हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी कण का स्थित सदिश दे रखा है R बराबर, ये देखो R बराबर दे रखा है ये, ठीक है, जहां t सेकंड में व्यक्त किया गया है। अन्य गुणकों के मात्रक इस प्रकार से हैं कि R मीटर में है, ठीक है, R क्या है, स्थित सदिश है, वो मीटर में है, और कण का वेग v, t और at ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है, ठीक है। और t बराबर कब निकालना है, 1 सेकंड पर, vt का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है हमें दिया है r बराबर क्या दिया है भैया, r बराबर दिया है 3i कैप, नहीं ये दिया है 3t, ये दिया है हमें 3ti कैप, और प्लस है यहाँ पर 2t स्क्वायर j कैप, और प्लस है यहाँ पर 5k कैप, ये दे रखा है हमें। अब यहाँ पर x y z तीनों दे रखा है, समतल दे रखा है, तो x y z तीनों यहाँ पर दिशा ले रखी है। कोई मतलब नहीं है हमसे मतलब है v और a से। v बराबर क्या होता है, अगर ये विस्थापन है, स्थित सदिश है, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है dr बटा dt के, v बराबर क्या होता है dr बटा dt, और हमें वेग ही निकालना है, ठीक है, वेग निकालना है। तो वेग बराबर निकाल दो, इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे या अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ पर t है तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी 4, और आ जाएगा t, तो 4t, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, k में t है ही नहीं तो कहाँ से होगा उसका अवकलन, उसका तो 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया 3 + 4t + 0, मतलब ये आ गया हमारे पास v बराबर हमें पता चल गया, v बराबर हमें पता चल गया कितना आया, अच्छा i कैप के साथ आएगा, ये यहाँ पर i कैप और यहाँ पर j कैप लगे हुए होंगे, ठीक है, और वो 0k कैप है। k कैप में मतलब k की तरफ, मतलब z की तरफ कुछ है ही नहीं, वेग है ही नहीं, या z की तरफ स्थित सदिश है ही नहीं। कुल मिला के जो स्थित सदिश है वस्तु का वो x और y में दिया है, ठीक है। तो v बराबर आ गया हमारे पास 3i कैप प्लस हो गया 4t j कैप, ये आ गया।
अब ये जो वेग आ गया ये बोल रहा है कि t बराबर कितने सेकंड पे बताना है हमें, t बराबर 1 सेकंड पे बताना है कितना होगा, और इसका परिमाण t बराबर 1 सेकंड पे इसका परिमाण व दिशा निकालना है। तो परिमाण निकालो, पहले परिमाण निकालो कितना होगा। परिमाण कैसे निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे v बराबर, परिमाण बराबर हो जाए v बराबर, और ये हो जाएगा स्क्वायर में vx का वर्ग प्लस vy का वर्ग। vx का वर्ग मतलब 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 प्लस होगा यहाँ पर t बराबर क्या लिखना है, t बराबर लिखना है 1 सेकंड पर। देखो यहाँ पर सवाल में क्या दे रखा है, t बराबर 1 सेकंड पे निकालना है। तो t बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t बराबर 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 चौक आ जाएगा हमारा 16 के, और 16 9 कितना हो गया 25, तो ये आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो v का परिमाण कितना आ गया, v का परिमाण आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया v, वेग निकल आया हमारा। और क्या निकालना था यहाँ पर, और क्या निकालना था हमें, और निकालना था vt तो हमने निकाल लिया, ये vt है। ठीक है, ये क्या है, ये vt है, t का फंक्शन है ना, फलन किसका है ये, t का, तो t का फलन है। अब a निकालना है, a बराबर क्या होगा, at निकालना है। तो at निकालने के लिए क्या है, ये जो फॉर्मूला हमें दिया है, हम जानते हैं कि जो a बराबर होता है क्या होता है, a बराबर होता है dv बटा dt के, dv बटा dt के, और यहां पर vt है। ठीक है, तो dv बटा dt, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको बना दो, ये हो जाएगा at बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहां पर t नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा 4t है तो ये 4 बचेगा, तो 4j कैप और 0 i कैप। तो at बराबर आ गया हमारा, at बराबर कितना आ गया, at बराबर आ गया हमारा 4j कैप के। ये हो गया हमारा आंसर। और a का परिमाण अगर निकालना है तो परिमाण कितना है, a बराबर आ गया 4, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, ये हो गया आंसर। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है आपको। ये लेक्चर काफी स्मूथ रहा, काफी छोटा लेक्चर मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि इंट्रोडक्शन ही था पूरा जो हमने पढ़ रखा है सरल रेखा के लिए, वही समतल के लिए हम देख रहे थे कि समतल में वेग को किस तरह देखेंगे, किस तरह दिखाएंगे। बस पूरा मोटिव क्या था, पूरा मोटिव था कि एक्स अक्ष भी होगा और वाई अक्ष भी होगा, तो दोनों अक्ष होंगे इसमें, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो जब दो तरह से देखते हैं हम तो वहां पर इस तरह से समतल में गति इसको बोलते हैं। ठीक है, और जब एक लाइन में देख रहे थे तो उसको सरल रेखा में गति बोल रहे थे। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल क्या है आपका, टाइम टेबल आपको ये पता ही है, इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी क्लास चलती है 3 से 3:45 सोमवार बुधवार शुक्रवार को, गणित की क्लासेज इस तरह से चलती है 4 से 4:45, और भौतिक विज्ञान की क्लासेज जो कि मैं पढ़ाता हूँ ये कहाँ होती है 5 से 5:45 सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, ये दिन को हुआ करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। रसायन विज्ञान की भी क्लासेस है यहाँ पर, तो जो कि है 5 से 5:45, ये मंगलवार गुरुवार शनिवार को। ठीक है, मतलब सोमवार बुधवार शुक्रवार को ये आती है फिजिक्स की क्लास, और भौतिक रसायन विज्ञान की आती है मंगलवार गुरुवार और शनिवार को, बीच में जो दिन बीच में पढ़ते हैं उनमें ये आती है क्लासेस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम जानेंगे प्रक्षेप गति के बारे में, और वहां से स्टार्ट होता है आपका समतल गति का सही लेक्चर। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था जो हम यूज करेंगे। पढ़ने वाली चीजें कहाँ है, प्रक्षेप गति में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रक्षेप गति जब हम करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे किस तरह से चीजें होती हैं, या वास्तव में किस तरह से जो वेग है उसका जो y घटक हम ले रहे हैं और x घटक ले रहे हैं, या त्वरण का x घटक, y घटक, z घटक जो भी ले रहे हैं, किस तरह से होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से उनको हल कर सकते हैं, यूज कैसे करते हैं, सारी चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे से, आराम से करेंगे, सब चीज समझ के चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।